नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट आया है, किसकी तरफ से? आरबीआई की तरफ से। वैसे तो 3-4 दिन पुरानी न्यूज़ है, बट इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने प्रपोज किया है एक टाइटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए एक 4 टायर स्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है। और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का रेगुलेशन की बात क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अब इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं कि अगर उनमें किसी भी तरीके का फ्रॉड, किसी भी तरीके का करप्शन, किसी भी तरीके का स्कैम बाहर निकल के आता है, तो केवल वो कंपनी नहीं डूबेगी, पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम क्राइसिस में आ सकता है। इतनी बड़ी हो गई है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इनके स्टैटिस्टिक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्चुअली में होती क्या है, ये काम कैसे करती हैं, और मेन चीज, ये बैंकों से कैसे अलग होती हैं, इसको हम लोग यहां पे वीडियो में समझेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज। भाई, कितने प्रकार की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इस समय पे ऑपरेशनल है। अभी इंडिया में और यूएस में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में जो फर्क है उसको तो हम लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि बेसिकली यूएस का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, वो काफी मैच्योर हो चुका है। लेकिन इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम जितना मैच्योर नहीं है, क्योंकि यूएस का फाइनेंशियल सिस्टम अगर आप देखोगे तो वहां के फाइनेंशियल सिस्टम को डोमिनेट करती हैं ऐसी बैंक्स जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है। मैरिल लिंच, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले। और इंडिया में बात कर लीजिए तो सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? एसबीआई है। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो ओवरऑल अगर आप फाइनेंशियल मार्केट की बात करो तो इंडिया में एनबीएफसीज यूनिकली कितने प्रकार के हैं, कैसे काम करते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बेसिस पर हम लोग ये पता करेंगे कि ये क्या लेयर्स हैं, इन लेयर्स से एक्चुअली होने क्या वाला है, अभी का करंट स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसका कंटेक्स्ट तो आपको समझ में आ ही गया है कि एक 4 टायर टाइटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहां पे सजेस्ट किया है किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किसके रेगुलेशन के लिए? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के रेगुलेशन के लिए। और ये 4 लेयर कौन कौन सी होंगी? एक होगी बेस लेयर, एक होगी मिडिल लेयर, एक होगी अपर लेयर, एक होगी टॉप लेयर। मेनली जो अपर लेयर है और जो पॉसिबल टॉप लेयर है, यहां पे ज्यादा रेगुलेशन की बात हो रही है। अभी इनके ऊपर आते हैं तो बेस लेयर वाले एनबीएफसी को आप बोलोगे एनबीएफसी बेस लेयर, एनबीएफसी बीएल। मिडिल लेयर वाले को आप बोलोगे एनबीएफसी एमएल। अपर लेयर वाले को बोलोगे एनबीएफसी यूएल। और ये जो टॉप लेयर है, मोस्ट प्रॉब्ली अभी के लिए इस टॉप लेयर में कोई भी एनबीएफसी होने वाला नहीं है। वैसे तो अपर लेयर में भी कोई नहीं है। अभी इन लेयर्स को हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे बहुत प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले देखते हैं कि भैया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती क्या है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनीज एक्ट 1956। मैंने आपसे बोला था ना कि हमको ये समझना है कि ये बैंकों से कैसे अलग है। अगर आप बैंक की बात करो दोस्तों, बैंक रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ठीक है ना। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को बैंक का लाइसेंस लेना है, तो पेटीएम बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, अगर इनको बैंकों की तरह काम करना है तो दे हैव टू टेक अप्रूवल अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये अप्रूवल कौन देगा? ऑब्वियसली सरकार देगी। और अगर आपको एनबीएफसी की तरह काम करना है तो यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि बैंक के डेली मर्रा के कामों में आरबीआई बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करता है। बैंक जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके ऊपर बहुत रेगुलर और स्ट्रिक्ट वॉच होता है आरबीआई का। लेकिन इतने स्ट्रिक्टर नॉर्म्स एनबीएफसी के ऊपर अप्लाई नहीं किए जाते। लेकिन अब एनबीएफसी के ऊपर भी अप्लाई करने जरूरी लग रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार का रेगुलेटरी आर्किटेक्चर बनाया जा रहा है। एनबीएफसी करते क्या है? तो एनबीएफसी भी पैसा लोन और एडवांसेस में घुमाते हैं। एनबीएफसी बहुत प्रकार की चीजें करती हैं। जब हम लोग टाइप्स ऑफ एनबीएफसी देखेंगे पता चलेगा आपको। फिर मार्केट में शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सिक्योरिटी को खरीदना बेचना, ओके, लीजिंग एग्रीमेंट्स लेना, मॉर्टगेज सिक्योरिटीज लेना प्रॉपर्टी वाली, इंश्योरेंस बिजनेस में पार्टिसिपेट करना, चिट फंड बिजनेस में पार्टिसिपेट करना, हर जगह पे एनबीएफसीज हैं। हाँ, आप कह सकते हो कि एक ऐसा बिजनेस जो प्राइमरली एग्रीकल्चर से डील करता है, या फिर प्राइमरली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से डील करता है, या फिर प्राइमरली वो सेल ऑफ गुड्स से डील करता है। सेल ऑफ गुड्स मतलब कि ये आपका सिक्योरिटीज नहीं। देखिए, 2-3 चीज होती हैं। एक तो होता है कि म्यूचुअल फंड्स का खरीद फरोख्त करना, एक चीज होती है कि डेप्ट फंड्स का खरीद फरोख्त करना, मॉर्टगेज बेस्ड सिक्योरिटीज का खरीद फरोख्त करना, ट्रेजरी बिल्स का खरीद फरोख्त करना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो आप एनबीएफसी हो सकते हो। लेकिन आप मान लीजिए कि कोई ऐसा गुड्स बेच रहे हो कि आप ट्रैक्टर खरीद रहे हो, ट्रैक्टर बेच रहे हो, इस प्रकार की ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो आप एनबीएफसी का लाइसेंस नहीं ले सकते। तो आप प्राइमरली एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, या प्राइमरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, या ट्रेडिंग हो, कपड़े बेच रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, इस तरीके की चीजों में आपको एनबीएफसी का जो लाइसेंस है वो नहीं मिल सकता है। ठीक है। आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करते हो, परचेज करते हो, बेचते हो, ठीक है ना। तो हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करने वालों को अगर आप लोन प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना, तो आप एनबीएफसी हो सकते हो। वो अभी आपको मालूम पड़ेगा आगे।
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का आज की डेट में काम बहुत बड़ा हो गया है। वैसे तो जिस लेवल पे बैंकों को परमिशन है कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिपॉजिट्स को आगे मार्केट में घुमा सकते हैं, बैंक करता क्या है, बैंक लोगों से पैसा लेता है, बैंकों में आप जाके पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देगा और बैंक आपके ही पैसे को आगे मार्केट में घुमाएगा और उससे ज्यादा अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट खाएगा। तो बैंक आपसे पैसा डिपॉजिट करवा रहा है और आगे मार्केट में घुमा रहा है। तो आपसे पैसा डिपॉजिट करके आगे मार्केट में घुमाने वाली जो प्रैक्टिस है ना, ये एनबीएफसी उस लेवल पे नहीं कर सकता जिस लेवल पे बैंक कर सकते हैं। इसलिए बैंक से एक पायदान आप नीचे मान लो एनबीएफसी को, ठीक है ना। एनबीएफसी का रेगुलेशन उस लेवल पे नहीं है जितना बैंक जितना होता है। हाँ, एक बहुत एस्पायरिंग एनबीएफसी है, एक एनबीएफसी मान लीजिए बहुत बड़ी हो गई तो वो ऑब्वियसली बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती है। तो अगर कल की डेट में कोई एस्पायरिंग बिजनेस बैंक खोलना चाहता है तो पहले वो एक एनबीएफसी खोलेगा, उस एनबीएफसी को बड़ा करेगा और जब वो कुछ नॉर्म्स को फुलफिल कर लेगा तो वो आरबीआई सरकार के सामने एक एप्लीकेशन डालेगा कि मेरे एनबीएफसी को बैंक में कन्वर्ट किया जाए। तो जिस लेवल पे बैंक डिपॉजिट ले सकते हैं लोगों को आगे मार्केट में घुमा सकते हैं, उस लेवल पे एनबीएफसी काम नहीं कर सकता। बट इसका मतलब ये नहीं कि एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं ले सकता है, एनबीएफसी भी फिक्स डिपॉजिट चलाते हैं। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंशियल कंपनी, बजाज फिनसर्व नाम की कंपनी आपने नाम सुना होगा, यहां पे आप फिक्स डिपॉजिट ले सकते हो, आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो एनबीएफसीज में भी लोग अपना पैसा जमा करते हैं, एनबीएफसीज भी लोन पे घुमाता है पैसा, लेकिन उस लेवल पे एनबीएफसी काम नहीं कर सकता जिस लेवल पे बैंक काम करता है। अभी लेवल का फर्क टेक्निकलिटी में पता चलेगा, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि बहुत बेसिक तरीके से एनबीएफसी से काम करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं जितना आपकी जानने की जरूरत है, टेक्निकलिटी में घुसने की जरूरत नहीं है। एज ए यूपीएससी स्टूडेंट और एज ए जनरल नॉलेज की इच्छा लगने वाला अगर आप में से कोई है तो इतनी ही इंफॉर्मेशन इनफ है, आपको ओवरऑल पता होना चाहिए ब्रीफली कि काम कैसे करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनबीएफसी के कामों को आप देख सकते हो कि वो एनबीएफसी किस प्रकार की है, क्या वो एक एसेट फाइनेंसिंग कंपनी है, क्या वो एक लोन कंपनी है, क्या वो मॉर्टगेज गारंटी कंपनी, इन्वेस्टमेंट है, कोर इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, माइक्रो फाइनेंस है, हाउसिंग है, ये क्या है अभी बताता हूं आगे, इन सब के मैं डिस्कस करूंगा। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में दो और टाइप्स होते हैं, एक तो डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, एक नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग। कुछ एनबीएफसी होती है जैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज फिनसर्व। कुछ ऐसी एनबीएफसी होती है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ओके, अब आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो तो आपको तब मेंशन करना पड़ेगा जब एनबीएफसी रजिस्टर्ड होगी किसके अंदर, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के अंदर। जब एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन होता है ना तो उस समय पे ऑब्वियस सी बात है सरकार के पास वो जाते हैं अपने प्लान को लेके, सरकार उनको अप्रूवल देती है और जिस फील्ड में सरकार उनको अप्रूवल देती है उस फील्ड में ही एनबीएफसी काम करेंगे। ओके, एक और बात दोस्तों, इस लेक्चर की पीडीएफ अगर चाहिए हो ना तो नीचे दिए गया टेलीग्राम जो ग्रुप है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ जरूर आप सेव करके रख लीजिएगा, आपकी प्रिपरेशन के समय पे आपको ये काम आएगी। प्लस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके sarajuni.com में जवाब भी वहां पे दूंगा। फिर अब एनबीएफसी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया आज की डेट में? पहले एनबीएफसी सेक्टर बैंक सेक्टर जितना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर कोई भी एक बैंक फ्लॉड हो जाती है, मान लीजिए डूब जाती है, तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश कर सकता है, जैसे जेपी मॉर्गन और मेरिल लिंच के साथ हुआ था 2008 के लगभग यूएसए में। लेकिन अगर आपसे अभी 20 साल पहले चले जाओ, 15 साल पहले चले जाओ, एक 10 साल पहले चले जाओ तो एनबीएफसी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन पिछले 5 सालों में एनबीएफसी बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर आप एनबीएफसी की अकाउंट बैलेंस शीट्स उठा के देखेंगे ना, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी आती हैं, तो 2015 में ओवरऑल जितनी भी एनबीएफसीज काम कर रही थी इंडिया में, उनकी बैलेंस शीट थी 20.72 लाख करोड़ की, मतलब 20.72 लाख करोड़ की फाइनेंशियल डीलिंग्स कर रहे थे 2015 में। एक बड़ा फिगर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो फिगर है ना, ये 2020 5 साल तक 49.22 लाख करोड़ पे आ गया है और ये एक बहुत मेजर जंप है। मैं बताता हूं एनबीएफसी के जंप करने की वजह क्या है, एक बहुत ही बेसिक और सिंपल रीजनिंग से बताता हूं। मान लीजिए कि आपको एक हाउसिंग लोन खरीदना है, आपका बहुत मन है, आपको अपना ड्रीम घर दिख गया है, आपके पास 7-8 लाख का डाउन पेमेंट है, 50 लाख का आपको घर खरीदना है, तो आप एसबीआई में गए, पीएनबी में गए, आईसीआईसीआई में गए, एचडीएफसी में गए, आप हर बैंक के सामने आपने गुहार लगाई जाके कि साहब मेरे को लोन दे दो, मुझे घर खरीदना है। बैंक के ऑफिसर्स ने आपकी लोन की अर्जी को देखा और उनको लगा कि नहीं भाई आपकी लोन की अर्जी में ताकत नहीं है, उन्होंने आपका लोन रिजेक्ट कर दिया। सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, लोन बांटना उनका प्रेरोगेटिव है। अगर उनको लगेगा कि आप वो लोन चुका पाओगे, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, तभी वो आपको लोन देंगे। आप लोन को एज अ राइट नहीं मांग सकते सरकार से। तो अगर किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ने या किसी बड़े बैंक ने आपको लोन देने से मना कर दिया, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? आप कहां जाओगे? आप ऑब्वियसली बात है एक ऐसी कंपनी के पास जाओगे जो आपको लोन दे सके, और फिर आती है एनबीएफसीज।
जो रिक्वायरमेंट बैंक फुलफिल नहीं कर पाती है इकोनॉमी में, वो रिक्वायरमेंट ये एनबीएफसी फुलफिल करती हैं। और ये एनबीएफसी थोड़े छोटे लेवल पे काम करती हैं, बट दिस इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। आज की डेट में एनबीएफसी बहुत बड़े लेवल पे काम करने लगी हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के एनबीएफसी। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एनबीएफसी का नाम लेना चाहूंगा आपके सामने। आप बोलोगे कि सर एनबीएफसी का कुछ एग्जाम्पल तो बताओ, जैसे बैंकों के तो बहुत एग्जाम्पल पता होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, पीएनबी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एनबीएफसी जिसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये एक बहुत बड़ी एनबीएफसी, आप इसको कह सकते हो कि इसके पास एक नवरत्ना स्टेटस भी है। राजीव शर्मा इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक बहुत बड़ी एनबीएफसी है। क्या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नाम आपके सामने कभी आया है? अगर आप बहुत ध्यान से न्यूज पढ़ते हो तो एक स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है ना। स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम जो है इंडिया में, यहाँ पे 25 करोड़ जो पुराने मीटर्स थे, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स, उनके बजाय नए मीटर लगाने की बात करी जाती है। चलिए ठीक है बात। अभी इस प्रोग्राम के अंदर ईईएसएल ने 16 लाख मीटर्स लगाए हैं देश में। अब आप ये समझिए, ये जो ईईएसएल नाम की कंपनी है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये न्यूज में रहती है। आपने अगर बहुत ध्यान से न्यूज पढ़ी हो तो ईईएसएल एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, ये जॉइंट वेंचर है कुछ कंपनीज का, जिसमें से एक कंपनी है एनटीपीसी, एक कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आरईसी लिमिटेड, एक कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और एक कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ईईएसएल इंपॉर्टेंट है, और ईईएसएल को बनाने वाली 4 कंपनीज कौन सी हैं? एनटीपीसी, आरईसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और एक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब आप समझिए, ये जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ना, ये एक एनबीएफसी है, और कितनी बड़ी कंपनी है। तो अब आप समझ सकते हो कि एनबीएफसी कितनी जरूरी हो गई है आज के डेट में, ठीक है। एनबीएफसी इतनी फेमस नहीं है, उनका नाम हमारे सामने वैसे तो आता है, अगर आप फाइनेंशियल न्यूज पढ़ते हो तो आपके सामने आता ही होगा। मैंने बस आपको एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो और कुछ एनबीएफसी की बात कर लूं, एक तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में बताया, एक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, एक बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, बजाज फिनसर्व जो मैंने बताया, एक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, एक मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है, सुना ही होगा, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर चोलामंडलम सर्विस, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस, एलएनटी फाइनेंस लिमिटेड, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, जाने कितने प्रकार की फाइनेंस लिमिटेड है। तो ये सब क्या है? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एनबीएफसी, और ये काफी बड़ी कंपनीज हैं। और इन कंपनीज का फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये शायद बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको एनबीएफसीज के कि एनबीएफसीज कितनी जरूरी हैं। अब देख लेते हैं कुछ एनबीएफसीज के एब्रीविएशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनबीएफसी एनडीएसआई। क्या है? नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। एसआई क्या है? सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। एनडी क्या है? नॉन डिपॉजिट। फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी एनबीएफसी की कैटेगरी में आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड भी एनडीएफसी की कैटेगरी में आते हैं। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, एसेट फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, पीयर टू पीयर कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, एनओएफएचसी, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, स्टैंड अलोन प्राइवेट डीलर्स, ये सब आपके एनबीएफसी कैटेगरी में आते हैं। ये कंपनीज करती क्या क्या है, इसका एक बहुत छोटा सा बेसिक आइडिया मैं अब आपको देने वाला हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, ये कौन एनबीएफसी है? ये डिपॉजिट नहीं लेती, ठीक है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस प्रकार की कैटेगरी में आता है। ओके, तो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, क्या इसकी कैटेगरी है? अगर इनके पास एसेट्स है 500 करोड़ के ज्यादा, इनकी लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से अगर इनके पास एसेट्स है 500 करोड़ के ज्यादा, तो अगर 500 करोड़ से ज्यादा की कंपनी बैंकरप्ट होती है ना, बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा, ठीक है। फिर एक होती है एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसके पास नेट ओन्ड फंड्स है 5 करोड़ के, क्वालिफाइंग एसेट्स हैं 85%। क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है? जिनको आप अभी नहीं बेच सकते, वो अभी मेच्योर हो रहे हैं, आगे बिकेंगे। इन टेक्निकल टर्म्स में जाने की जरूरत नहीं है। एक हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड क्या होता है कि भाई एक फंड बनाया गया और वहां पे आपने पैसा उधार पे दिया, और उस फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जा रहा है। तो एक फंड बनाया, आपके मेरे जैसे लोगों ने उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड में पैसा डाला, हमने पैसा उनको उधार पे दिया, इक्विटी नहीं उठाया, क्योंकि नाम डेप्ट है ना, डेप्ट मतलब उधार देना, ओके, इक्विटी मतलब पार्टनरशिप खरीदना। तो आपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड में पैसा डाला, अभी इसी फंड से किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जाएगा, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से जो पैसा निकल के आएगा प्रोजेक्ट से, वो इस फंड के पास वापस आएगा, और जिसने भी इस फंड में पैसा डाला होगा उनको डिविडेंड दिए जाएंगे। तो ये काम है किसका? इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड का। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड में केवल इंडिया के कॉमर्शियल बैंक्स और एनबीएफसी पैसा नहीं डाल सकते, बाहर की जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, देश के बाहर के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि बाहर की इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, वो भी पैसा डाल सकते हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड में।
तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड का प्रयोग करके हम बाहर के देश से पैसा ला सकते हैं हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और ये बहुत अच्छा तरीका है, खासकर तब जब हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात की जाती है चाइना जैसी कंट्रीज के साथ कंपीट करने के लिए। फिर भाई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ये कौन सी कंपनीज है? These are companies which have their assets predominantly as investment in shares for holding stake in group companies but not for trading। तो भाई बड़े बड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज में उनके स्टेक्स को खरीदना, उन स्टेक्स की खरीद फरोख्त करना, इसको आप बोलते हो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। ये केवल बड़े बड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज में स्टेक को खरीदते बेचते हैं और उससे जो पैसा होता है ये कमाते हैं, किसी और प्रकार की फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। ये बस स्टेक खरीदते हैं, शेयर्स को खरीदना और बेचना, और शेयर खरीदने बेचने में भी काफी फायदा होता है। ये जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं ये मिडिलमैन की तरह भी काम करती हैं। तो अगर आपको किसी बड़ी कंपनी का शेयर खरीदना है या कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के जो ब्रोकर्स होते हैं उनसे बात कर सकते हो, और वो आपको बताएंगे कि हाँ भाई इस बड़ी कंपनी का आप शेयर खरीद लो, इनको अब निकाल दो तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। एक प्रकार का स्टॉक ब्रोकर का काम भी करते हैं ये। फिर आप बात कर लो एसेट फाइनेंस कंपनी की। एसेट फाइनेंस कंपनी किसी पर्टिकुलर एसेट को, किसी फील्ड के किसी पर्टिकुलर एसेट को फाइनेंस करना, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड में ट्रैक्टर को फाइनेंस करना, इलेक्ट्रिसिटी में जनरेटर को फाइनेंस करना, ऑटोमोबाइल को फाइनेंस करना, ये होती है एसेट फाइनेंस कंपनी। तो कल के डेट में आपको कार लोन चाहिए और किसी बैंक ने आपको कार लोन नहीं दिया तो आप एक एसेट फाइनेंस कंपनी के पास जाके कार लोन ले सकते हो। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसेस, मेन चीज क्या होती है कि एसेट फाइनेंस कंपनीज ना बिजनेसेस को देती हैं लोन। तो जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जिनको अपना काम चलाना है, उनको पैसा चाहिए अपनी इंडस्ट्रियल मशीनरी को खरीद करने के लिए, तो कहां से पैसा ले सकती है? एसेट फाइनेंस कंपनी से पैसा ले सकती है। एसेट फाइनेंस कंपनी उनको पैसा कहां से देगी? तो एसेट फाइनेंस कंपनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, बाहर से पैसा उठा सकती है एसेट फाइनेंस कंपनी। अब देखिए यहां पे टेक्निकली ये कंपनीज कैसे काम कर रही है उसमें मत घुसिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है और बहुत जनरलाइज्ड अप्रोच से अगर हम चलें तो उसमें उतना घुसने की जरूरत नहीं। मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि ये एसेट फाइनेंस कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, ये करते क्या है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीयर टू पीयर लेंडिंग, ये क्या है? तो आप ऑनलाइन जाइए, अगर आपको पैसा चाहिए, मान लीजिए कि कल की डेट में मैं ये सोचूं कि भाई मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, तो मैं एक पीयर टू पीयर ऑनलाइन वेबसाइट पे जा सकता हूं, तो पीयर टू पीयर वाले से बोल सकता हूं कि भाई मुझे 20 लाख रुपीस चाहिए। तो जो दूसरा पर्सन होगा जो वो पैसा दे रहा होगा, वो क्या करेगा? वो मुझसे पूछेगा कि भाई मैं तुमको पैसा दे रहा हूं लेकिन तुम 15% रेट पे मुझे पैसा वापस करोगे। ठीक है, अभी 15% रेट पे मैं पैसा वापस कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, इस बात को एसेस करके ऑनलाइन ही वो पैसा मेरे पास पहुंच जाएगा। तो पीयर टू पीयर लैंडिंग में क्या होता है कि एक मिडिल प्लेटफॉर्म बना होता है। इस प्लेटफॉर्म में एक साइड पैसा देने वाला होता है, दूसरी साइड पैसा लेने वाला होता है। कभी कभी तो ये जो प्लेटफॉर्म बना है ना, यही पैसा देता है। ओके, तो बहुत आसानी से ऑनलाइन आप पैसा उठा सकते हो उस पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। ओके, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो मान लीजिए मैंने एक कंपनी खोली, ओके, और उसके लिए मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5,000 करोड़ रुपए उठाया। अब मेरी कंपनी चल नहीं रही, एसबीआई को अपना पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो तीसरा पर्सन, मान लीजिए किसी पर्सन एक्स की एंट्री होती है, और ये एक्स की एंट्री होके क्या बोलता है? एक्स मुझसे बोलता है और एसबीआई से बोलता है कि ये जो 5,000 रुपए की कंपनी से आपने एसेट्स बनाए हैं, ये एसेट्स मुझे दे दीजिए और मैं इन एसेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करके एक नई कंपनी बनाऊंगा, मैं इसके अंदर थोड़ा पैसा इन्फ्यूज कर रहा हूं। तो ये जो एक्स कंपनी यहाँ पे एंट्री मार रही है ना, ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। एक एसेट जो कि मैंने एसबीआई से 5,000 करोड़ रुपए लेके बनाने की कोशिश की, मैं नहीं बना पाया, तो एक दूसरी कंपनी एक्स यहां पे एंट्री मार के उन्हीं एसेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो बेसिकली ये नई कंपनी एक्स क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। उसी प्रकार से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, एनओएफएचसी, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, ऐसी बहुत प्रकार की कंपनीज होती हैं। इतना मैं डिटेल में नहीं घुस रहा हूं। अब बस हुआ क्या कि यहाँ पे एनबीएफसीज में लेयर बांट दी, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। और इन लेयर्स में बात करी जा रही है कि उन एनबीएफसीज को रखा जाएगा जितनी उनकी इंपॉर्टेंस है। ऐसी एनबीएफसीज जिसमें लीस्ट रेगुलेटरी इंटरवेंशन चाहिए। तो भाई पीयर टू पीयर लैंडिंग वाली एनबीएफसीज, वो एनबीएफसीज जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, जो कि लोगों का पैसा डिपॉजिट नहीं करवा रही है, तो ऐसे एनबीएफसीज को आप कहां डाल सकते हो? बेस लेयर में डाल सकते हो। जिन एनबीएफसीज में ज्यादा रेगुलेशन की जरूरत है उनको आप मिडिल लेयर में डाल सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट, जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया। अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बड़ा है कि वो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है, अगर वो कंपनी बैंकरप्ट होती है बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड्स, यहां पे लोगों का पैसा लगा हुआ है, ठीक है ना, और अगर ये कंपनी बैठ जाती है कोर इन्वेस्टमेंट टाइप की कंपनीज, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मिडिल लेयर में
जो एनबीएफसीज आएंगी उनका रेगुलेशन थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा। हालांकि उनका इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा जितना बैंकों का होता है, बट फिर भी स्ट्रिक्ट होगा। मिडिल लेयर से भी एक ऊपर चले जाओ तो आता है अपर लेयर। तो मिडिल लेयर में वो एनबीएफसीज आ रही हैं जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है, और अपर लेयर में वो एनबीएफसीज आ रही हैं जो कि सिग्निफिकेंटली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है। यानी मिडिल लेयर की कंपनी से भी अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जिस्टेंस, तो आप उसको अपर लेयर में डालोगे। अभी के लिए अपर लेयर में कौन से बेसिस पे एक एनबीएफसी को डाला जाएगा ये समय ही बताएगा। हो सकता है कि कोई एनबीएफसी मिडिल लेयर में हो और उसकी परफॉर्मेंस पे कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, उसके फाइनेंसेस कुछ गड़बड़ दिख रहे हो, तो उसके फाइनेंसेस को सही करने के लिए उसको कुछ समय के लिए अपर लेयर में डाल दिया जाए। अब वो किस प्रकार से सरकार डालेगी वो तो जब ये 4 लेयर्स इंप्लीमेंट हो जाएंगी तभी मालूम पड़ेगा। तो ये जो लेयर होगी अपर लेयर, इट विल बी पॉपुलेटेड बाय एनबीएफसीज व्हिच हैव लार्ज पोटेंशियल ऑफ सिस्टमैटिक स्पिलओवर ऑफ रिस्क एंड हैव द एबिलिटी टू इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर इनके जाने से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है सिस्टम की, तो भाई कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए एक नई लेयर ऑफ रेगुलेशन लाया गया, तो इसको बोला गया अपर लेयर। अभी अपर लेयर के अभी ऊपर बैठा दिया गया टॉप लेयर। टॉप लेयर क्यों डाला गया? देखिए अभी के लिए टॉप लेयर में कुछ भी नहीं है। टॉप लेयर मतलब कि आप बिल्कुल मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी दे रहे हो उस पर्टिकुलर कंपनी को। तो मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी तो आप तभी दोगे जब कुछ ना कुछ में फ्रॉड चल रहा हो, स्कैंडल टाइप का चल रहा हो, स्कैम टाइप का चल रहा हो, या फिर लग रहा हो सरकार को कि सच में कुछ बहुत गड़बड़ हो रही। तो अभी के लिए टॉप लेयर में कोई भी नजर नहीं आ रहा है, अपर लेयर में भी कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज तो फिक्स है कि बेस लेयर में और मिडिल लेयर में क्या आने वाले हैं। मिडिल लेयर से उठा के अपर लेयर में कौन सी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी डाली जाएगी, ये आरबीआई सरकार अलग अलग प्लेयर्स और एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करने के बाद डिसाइड करेंगे। आरबीआई सब कर क्यों रहा है? आरबीआई सब इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 2015 से लेकर 2020 तक में अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें इन एनबीएफसीज का, तो वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ चुका हो। 2015 में इनकी बैलेंस शीट थी 20.72 लाख करोड़, 2020 में पहुंच चुकी हैं 49.22 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 50 लाख करोड़ पहुंच चुकी हैं। तो अगर इतना पैसा इन्वॉल्व है ना इन एनबीएफसीज में, तो आप इनको बैंक से कम इंपॉर्टेंट नहीं समझ सकते। और अगर ये फ्लॉड होती हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को नुकसान होगा। इसलिए इनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भले ही बैंक जितना स्ट्रिक्ट मत रखिए, बट उसको इतना स्ट्रिक्ट तो रखना ही है कि कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो एनबीएफसी क्या होती हैं और ये 4 लेयर का स्ट्रक्चर क्या करने की कोशिश कर रहा है, आई होप मैं थोड़ा जस्टिस के साथ आपको समझा पाया हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।